ज़िंदगी बस घिसटती हुई सी चली जा रही है ना, उत्साह नहीं रहता। तुम्हारे साथ ही नहीं है ऐसा, करीब करीब सबके साथ है ऐसा, है ना। सुबह उठते हो तो ये नहीं लगता कि अनदर ब्यूटीफुल डे, ऐसा नहीं लगता ना। यू डोंट लुक फॉरवर्ड टू द डे, डू यू? ऐसा कम ही होता है, क्यों? तो एक दिन और आ गया, चलो आ भी गए, पाँव भारी रहते हैं, आँखें नींदी रहती है, ऐसे ही रहता है ना। अरे तुम्हारे साथ ही नहीं रहता, मेरे साथ भी रहता है। हम सब ने अनुभव किया है, कोई ऐसा है जिसने ये स्थिति अनुभव नहीं की है? बस ये है कि किसी के साथ ये करीब करीब एक स्थायी अवस्था बन जाती है, सॉर्ट ऑफ परमानेंट स्टेट। किसी के साथ बस कुछ क्षणों के लिए आती है और फिर वो जग जाता है, वो कहता है ना, ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजार सकते। ये होता क्यों है? आलस कहाँ से आता है? एंड व्हाट इज द सीक्रेट टू एनर्जी? एनर्जी कहाँ से आती है? इस बात को हम समझेंगे। हम में से ऐसा कोई नहीं है, वी ऑल आर यंग, जिसके भीतर एनर्जी ना हो। वी ऑल हैव ग्रेट रिजर्वॉयर्स ऑफ एनर्जी। अनटैप्ड एनर्जी हम सबके भीतर मौजूद है, लेकिन वो एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पाती, क्योंकि एनर्जी के चैनलाइजेशन के कुछ नियम हैं। उन नियमों को जानना चाहोगे? करीब करीब ऐसा होता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, पर तुम एटीएम से निकाल नहीं सकते, क्योंकि तुम एटीएम का पिन भूल गए हो, तो पैसे तुम्हारे पास होते हुए भी नहीं है। समझ रहे हो? अरे बड़ी अजीब हालत है ना, अपने ही पैसे हैं पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि एक छोटी सी बात भूल गए हैं। छोटी सी बात क्या है? पिन कोड भूल गए एटीएम का। वैसे ही कुछ नियम होते हैं एनर्जी चैनलाइजेशन के, उनको याद रखना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। एनर्जी की चैनलाइजेशन के नियम ये होते हैं कि एनर्जी अंडरस्टैंडिंग के पीछे बहती है। जब तुम कुछ समझ जाते हो, बिल्कुल ठीक ठीक समझ जाते हो, तो तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल एक धारा में, एक दिशा में बहनी शुरू हो जाती है। वही एनर्जी पूरी तरह से डिसिपेट भी हो सकती है, वही एनर्जी बुरे तरीके से डिसिपेशन भी हो सकता है। उसका डिसिपेशन समझते हो एनर्जी का? हम सब जानते हैं कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेबल टू द अदर फॉर्म्स। वही एनर्जी जो एक्शन में बदलती, वही एनर्जी गॉसिप में बदल जाती है, लेजीनेस में बदल जाती है, डिस्ट्रक्टिव कामों में बदल जाती है, मिसलेनियस इधर उधर की हरकतों में बदल जाती है। पहली बात हमने ये कही कि जब कुछ बात आप समझ जाते हो गहराई से, तो उस समझ के पीछे तुम्हारी पूरी ऊर्जा अपने आप बहने लगती है, फिर लेजीनेस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जब आप समझे नहीं हो, जब आप कंफ्यूज्ड हो, तो आपकी एनर्जी एक दिशा में नहीं बह पाएगी। इस बात को जाना तुमने? जैसे कि तुम्हें इस कमरे से बाहर जाना है, तुम्हें साफ साफ पता है कि एक ही दरवाज़ा है, तुम उठोगे और निकल जाओगे। लेकिन कोई ऐसा है जो किसी वजह से इसने अपनी आंखों में पट्टियाँ बांध रखी हैं और वो 10 लोगों से पूछ रहा है कि बाहर कैसे निकलूँ, तो कभी उधर को चलेगा, कभी इधर को चलेगा, कभी इधर को चलेगा, कभी खिड़कियों की ओर देखेगा, कैसे निकलूँ कैसे निकलूँ, और उसकी एनर्जी 10 दिशाओं में बहती रहेगी, अंततः वो कहीं पहुँचेगा नहीं। बात समझ में आई? तो पहली बात, विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर एनर्जी कैन नॉट बी चैनलाइज्ड। चाहो तो इस बात को लिख लो। जिन भी लोगों को जीवन में एनर्जी चाहिए, उत्साह चाहिए, उनको उत्साह की फिक्र छोड़ देनी चाहिए और समझने की फिक्र करनी चाहिए। डू आई अंडरस्टैंड? क्या जीवन में अंडरस्टैंडिंग है? जिन भी लोगों को जीवन में उत्साह चाहिए, उनको सीधे सीधे उत्साहित होने की फिक्र बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। उनको ये देखना चाहिए ध्यान से कि मैं क्या समझ रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या ठीक ठीक जानता हूँ कि मैं कॉलेज क्यों आया हूँ, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मैं प्लेसमेंट्स क्यों देख रहा हूँ, मैं इस रूम में क्यों बैठा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या मुझे पता है ठीक ठीक। आप एनर्जी की, लेजीनेस की, इन सब बातों को सोचना ही छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसकी समझ कितनी है। अगर समझ होगी तो उससे एनर्जी अपने आप निकलेगी। ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल समझो, एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय इन्फ्लुएंसेस। लिखो,
एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय इन्फ्लुएंसेस। कैसे? एक पानी की बोतल है, उसमें एक मॉलिक्यूल है, वो एक तरफ को चलता है, तभी क्या होता है, एक दूसरा मॉलिक्यूल आता है, उसे टक्कर मारता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, और इमीडिएटली क्या होगा, वो मॉलिक्यूल किसी दूसरी दिशा को चल देगा। ठीक है, जैसे ही थोड़ी दूर जाएगा फिर क्या होगा, फिर कोई और मॉलिक्यूल आएगा, किसी और दिशा में टक्कर मार देगा, वो कहीं और को चल देगा। समझ रहे हो बात को? इस मॉलिक्यूल का अपना कुछ नहीं है। याद रखो, इसे एनर्जी मिल भी बाहर से रही है, और जो बाहर से एनर्जी मिलती है इसका नाम होता है मोटिवेशन। इसका नाम होता है मोटिवेशन। इसे एनर्जी मिल भी बाहर से रही है, और इसकी एनर्जी डिसिपेट भी बाहर वाले कर रहे हैं। बाहर से एक मॉलिक्यूल आता है, इसको टक्कर मारता है, तो इसे एनर्जी मिल जाती है और एक तरफ को चल देता है, लेकिन ये जो पुरानी दिशा में जा रहा था, वो पुरानी दिशा इसकी छूट जाती है। इसकी ज़िंदगी में जो कुछ है वो इसका अपना नहीं है, किन्हीं और मॉलिक्यूल्स का है। दूसरे ही इसको एनर्जी दे रहे हैं, दूसरे इसकी एनर्जी ले रहे हैं, इसकी अपनी जो एनर्जी है वो सोई पड़ी है। बात समझ में आ रही है? अब ये ज़िंदगी भर जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता रहेगा, ये उसी बोतल के अंदर ये करता रहेगा। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? जिगजैग मूवमेंट, ब्राउनियन मोशन, रैंडम मूवमेंट। इसका डिस्टेंस तो बहुत होगा जो ये कवर कर लेगा, पर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना रहेगा? डिस्टेंस तो बहुत कवर करेगा। इसकी जो आरएमएस स्पीड होती है वो करीब करीब 300 मीटर पर सेकेंड होगी, तो डिस्टेंस तो बहुत कवर कर लेगा, पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? करीब करीब 0, क्योंकि इसे रहना उस बोतल के भीतर ही है। ऐसे ऐसे दिन रात चल रहा है पर कहीं पहुंच नहीं रहा, अपने ही भीतर भटका जा रहा है। ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? हम इन्हीं मॉलिक्यूल जैसे हैं। हम एक तरफ को चले तो भी पापा मॉलिक्यूल आ गया, उन्होंने टक्कर मार दी। फिर इधर को चले तो फ्रेंड मॉलिक्यूल आ गया, उसने टक्कर मार दी। फिर इधर को चले तो टीचर मॉलिक्यूल आया, उसने टक्कर मारी। और हमें टक्करों पे टक्करें लगती रहती हैं, और हम ऐसे 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 ऐसे, किसको एक दिशा नहीं हमारी। हमें एनर्जी मिलती भी है तो किससे, कि टीचर ने आगे कहा पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, टक्कर तो एनर्जी मिली तो चल दी है, पर ये एनर्जी कितने दिन काम आएगी? जब तक कोई दूसरा आके टक्कर ना मार दे। फ्रेंड दूसरा आया, फ्रेंड उसने कहा पढ़ रहा है, चल घूम के आते हैं, हो गया, पुरानी दिशा खत्म। बात आ रही है समझ में? फिर हमारी ये आदत ही पड़ जाती है कि अब जीवन में अपना कुछ नहीं रहा, लगातार लगातार दूसरों से ही पाना है, उत्साहवर्धन, मोटिवेशन दूसरों से ही पाना है। अपना सिर्फ आलस है, अपना सिर्फ और सिर्फ आलस है। जैसे कि इस मॉलिक्यूल का अपना सिर्फ इनर्शिया है, इसको कोई टक्कर ना मारे तो ये क्या करेगा? अगर ये पड़ा हुआ है तो पड़ा रहेगा, और चल रहा है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, पड़ा है तो पड़ा रहेगा। किसी ने आवाज नहीं दी बिस्तर में पड़े तो पड़े, और अगर चल रहा है तो चलता रहेगा विदाउट चेंज इन वेलोसिटी। अब इसकी ज़िंदगी में मोटिवेशन और इस तरह की चीज़ों का बड़ा रोल हो गया। कोई आएगा इससे कहेगा अरे तू उदास पड़ा है, ऐ भारत के नवयुवक उठ, चल अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर। हाँ बड़ी बात विवेकानंद ने कही है, चलो। अपनी समझ से इसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसेस है। तो इसी कारण हमने क्या लिखा है? इन्फ्लुएंसेस लीड टू अ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आनी चाहिए, हमने ये बात ही समझ ली। कहाँ से आनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग से। कहाँ से नहीं आनी चाहिए, हमने ये बात ही समझी। कहाँ से नहीं आनी चाहिए? इन्फ्लुएंसेस से। अब तुम अपनी ज़िंदगी को खुद ही देख लो कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम जो कुछ भी करते हो, तुम्हारे सारे एक्शंस, एंड ऑल एक्शंस रिक्वायर एनर्जी, राइट? तुम खुद ही देख लो कि तुम्हारे एक्शंस के पीछे अगर क्या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं तो तुम लगातार आलस से ही भरे रहोगे। और ये देख लो कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम कर रहे हो उसके पीछे तुम्हारी अपनी समझ है। अगर तुम्हारी अपनी समझ है तो आलस का सवाल ही नहीं उठता। तुम यहाँ आके बैठे हुए हो, निश्चित रूप से आज सिर्फ इतने ही लोगों को नहीं आना था, इससे कहीं ज़्यादा लोगों को आना था। काफ़ी लोग होंगे जो अपनी समझ से आए होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बस भीड़ चाल में आ गए, या किसी और ने कह दिया तो आ गए, या आना नहीं चाहते थे, बाहर घूम रहे थे, पकड़े गए।
तो ला के यहाँ रख दिए गए। जो लोग अपनी समझ से आए हैं उनके चेहरे ही दूसरे तरीके के होंगे, वो ध्यान से सुन रहे होंगे, उनको एनर्जी की कोई कमी नहीं। और याद रखना, सुनने में बड़ी एनर्जी लगती है, ध्यान में बड़ी एनर्जी लगती है, उनकी ज़िंदगी में ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। और जो वहाँ से उठा के यहाँ रख दिए गए हैं वो ऐसे हो रहे होंगे कि अब गिर ही जाए, कहीं बिस्तर कहीं है भाई आसपास, लेट जाए, पड़ जाए, क्या करें। ठीक है ना? जब भी कभी कुछ अपनी इंटेलिजेंस से करोगे तो उसमें सोना तो छोड़ दो, खाने पीने का भी चैन नहीं रहेगा। ये बात पक्की समझ लो। और कभी ऐसा करा होगा, तुम्हें इसका अनुभव भी होगा कि याद भी नहीं रहता दिन भर खाया कि नहीं खाया। 2 दिन बीत जाएंगे तब पता चलेगा अरे 2 दिन हो गए यार, तो 3 घंटे सोया हो और तुम लगे हुए हो, क्योंकि जो हो रहा है वो तुम्हारा अपना है। अब तुम्हें कोई मोटिवेटर नहीं चाहिए कि जागो वत्स, उठो, वेक अप, अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। कोई आएगा तो मोटिवेट करने, तुम कहोगे साइड पे, बहुत काम है, इतना भी टाइम किसके पास है कि तेरी ये सब बातें सुने। और जब भी कभी तुम कुछ ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर इम्पोज किया गया है, दूसरा रूल क्या है? डिसिपेटेड बाय इन्फ्लुएंसेस। जो भी तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस से आया है उसमें तुम्हें हमेशा यही लगेगा कि यार नहीं करते थे। आई बात समझ में? अपनी ज़िंदगी को ठीक से देखो और उसमें समझने की कोशिश करो कि कितना है जो तुम्हारा अपना है और कितना है जो एक बाहरी प्रभाव से आ रहा है। जो कुछ भी बाहरी प्रभाव से आ रहा होगा वो तुमको आलस में ही रखेगा, मन ही नहीं करेगा उठने का, है? जब अपना होगा तो नींद नहीं आएगी, और जब बाहर से होगा तो नींद खुलेगी नहीं। बस यही है लक्षण। बस जब भी कुछ पूरी तरह अपना होगा तो फिर देख लेना कि पता नहीं कहां से पूरे शरीर में बिजली कौंधेगी। बिस्तर से उतरोगे नहीं, कूदोगे, चलो, एक अनलॉकिंग हो जाएगी तुम्हारे पोटेंशियल की, एनर्जी की। कभी तो अनुभव किया होगा, ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि तुम्हारी जो एनर्जी आती भी हो कहां से आती है। तो फिर वो आती है और थोड़ी देर में गायब हो जाती है। कोई दिन आया खास, घर में कोई त्योहार हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो तुम्हें एनर्जी आ गई और वो काम खत्म हुआ और तुम फिर निढाल हो गए, मैं मुर्दा हूं, मुझे उठाओ, मुझे बांधो, मैं खत्म हूँ। घर में कोई शादी है तो देखो बड़ी तुम्हें एनर्जी आ जाएगी, कूद फांद के काम। पर शादी तो एक बाहरी चीज़ है, आई है चली जाएगी। कि रोज करोगे शादी? दीदी की शादी हुई, इसमें बड़ी एनर्जी आई, दीदी रोज शादी। दीदी हैरान है कि अच्छी मुसीबत। तो तुमने ऊर्जा का स्वाद चखा तो है, पर वो सारी की सारी एनर्जी तुमने चखी है बाहरी। चलो बाहरी चखी कोई बात नहीं, पर उसे तुम्हें एक जायज़ा तो लग ही गया है ना कि ऐसा होता है। क्या ये नहीं चाहते हो कि वो चीज़ स्थायी हो जाए, परमानेंट हो जाए? जो चीज़ साल में 2 दिन मिलती है वो 365 दिन रहे, नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो तो बस होश में रहो। बहुत बार कोशिश करिए होश में रहने की, लेकिन होश होते हुए भी हम बेहोश होते। तुम होश होते हुए बेहोश रहोगे क्योंकि तुमने आसपास लोग ऐसे भर रखे हैं जो बेहोशी के दूत है, जिनका नारा ही है बेहोशी। जैसे कि एक दिया तूफानों से दोस्ती करके बैठा हो, तो बेचारा थोड़ा सा जलता भी है, तो ये सब पार्टी करने आ जाते हैं उसके यहाँ तूफान। अब जब तूफान आएंगे दिए के यहाँ पार्टी करने तो क्या होगा? दिया सोचता है दिक्कत क्या है, बार बार जलता हूँ, एक लाइटर भी रखा हुआ है, पर जहाँ जलता हूँ थोड़ी देर में पाता हूँ फिर बुझ गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि उसने तूफानों से दोस्ती कर रखी है।
अब मैं तूफान तो बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है अभी बड़े भारी लोग इनसे दोस्ती कर रखी है। उदाहरण ही कुछ और लेना चाहिए था। अब तूफान से दोस्ती हो गई तो तूफानों को मतलब छुटकारा कैसे? पालो छुटकारा क्यों कर रखी है दोस्ती? फिर वही तो सर। तुम पाओ कि वो रहीम का है ना कि कहे रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। केला होता है और उसके बगल में अगर तुम पेड़ का पेड़ रोप दो तो क्या होगा? वे झूलत अंगापने फाटत उनके अंग। अब केले का पत्ता कैसा होता है? बड़ा मुलायम, उसमें ऐसे नाखून भी मार दो तो क्या होगा? फट जाएगा। और बेर का पेड़ कैसा होता है? में कांटे ही कांटे। तो अगल बगल केला और बेर बो दिए गए, तो छोटे थे तो उनमें बड़ी दोस्ती थी, पर उनका स्वभाव ही अलग है, उनकी प्रकृति पूर्णतया अलग है। जब बड़े होंगे उसके पत्ते निकलेंगे, इनके कांटे निकलेंगे। केला मस्त होकर झूमेगा और जहाँ झूमेगा वहाँ क्या होगा? उसका फट जाएगा। तो ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि केले और बेर की दोस्ती नहीं हो सकती, और तुम यही करके बैठे हुए हो। तुम होश में आना भी चाहते हो, जरा सी तुम्हारी नींद खुलती है और चारों ओर से लोग तुम पे टूट पड़ते हैं कि सो जा राज दुलारे, सो जा। लोरियों की सीटी लगा दी जाती है, तो तुम्हारी आँख खुलती भी है तो वापस सो गए। थोड़ा सा नशा उतरा नहीं कि सब बोतलें लेके हाजिर हो जाते हैं। क्या जरूरत है होश में आने की? ये लो ब्लैक डॉग। अब नशेड़ी तुम जन्म के हो। थोड़ा सा उतरता भी नहीं है और सामने कोई ब्लैक डॉग रख देता है तो पुरानी वासनाएं फिर हावी हो जाती हैं। बात समझ रहे हो? थोड़ा तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए ना, उसी को साधना कहते हैं। जब इतना कुछ अपने ऊपर रखा हुआ है तो उसकी सफाई भी तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। ये सब जो तुमने संबंध बना रखे हैं, आदतें बना रखी हैं, इनकी सफाई भी कौन करेगा? तुम्हें ही तो करनी पड़ेगी ना। ये वैसी ही बात है जैसे कोई टाइफाइड का मरीज हो और उसने दोस्ती कर रखी है अचार बेचने वाले से। जानते हो ना, टाइफाइड में तेल चखना, गंध तक मना होती है। जहाँ ठीक होने लगता है वो अचार लेके पहुंच जाता है। लो, और उसके रूम को भर दिया उसने तरह तरीके के याम का, ये मिर्च का। वो बेचारा सादा खाना खा रहा है, पता ले लो थोड़ा सा ही ले ले, थोड़ा सा ले ले। तुम शांत अभी होना भी चाहते हो, तुम्हारे ये दोस्त यार तुम्हें शांत रहने देते हैं? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है तुम इतने यहाँ पहुँच कैसे गए? तुम्हें खींच कैसे नहीं ले गए सब? तुम 2 मिनट के लिए भी कोई जिंदगी जरा अपने तरीके से चलना चाहते हो तो क्या होता है? तुरंत वो आएगा और क्यों भर रखा है तुमने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग? मैं भी 2 कैंपसेस में पढ़ा हुआ हूँ और मेरे साथ के जो लोग हैं वो सब तथाकथित ऊंची जगहों पे बैठे हुए हैं। मैं तो उनसे कनेक्टेड भी नहीं हूँ। मुझे कोई शौक नहीं उठता कि मैं उनसे इधर से कनेक्ट हूँ, उधर से कनेक्ट हूँ। सालों में भी एक बार इच्छा नहीं उठती है कि जबरदस्ती फोन करके हाँ तू कैसा मैं कैसा करूँ। जिस रास्ते जाना नहीं उधर बार बार देखना क्या? मैं हूँ, मेरा काम है, मेरी मस्ती है, खुश हूँ। तुम्हें क्यों इतनी दुनियादारी की सुध है? तुम बहुत बड़े दुनियादार हो। सारी दुनिया का बोझ हम ही उठाते हैं, सारी नेटवर्किंग तुम्हें ही करनी है। हाँ, हम ही तो हैं। हम नेटवर्किंग ना करें तो फेसबुक बंद हो जाए, जुकरबर्ग को हमारा ही आसरा है। मैं अभी लेट हो रहा था, जाम वाम लगा हुआ था, पूरा देखता ही आ रहा है तुम लोग फेसबुक पे कर क्या रहे हो। रोज सुबह देखता हूँ, मुझे उसी से एनर्जी मिलती है कि अभी बहुत काम बाकी है, अंधेरा बहुत घना है। मैं सुबह सुबह तुम्हारी हरकतें ना देखूं फेसबुक पे तो मुझे एनर्जी ना मिले।
बिल्कुल नींद आ रही होती है, मेरे पाँव में भी दर्द है, हाथ में भी दर्द है, सुबह उठता हूँ मुझे भी आलस लगता है, पर जहाँ खोलता हूँ फेसबुक बिल्कुल उठ के बैठ जाता हूँ यहाँ अभी सोना अलाउड नहीं है। मैं तो मर भी नहीं पाऊंगा, मर भी रहा हूँ तो कहूँगा अभी थम, अभी काफी काम बाकी है। लगे हुए हैं फ्रेंड्स, ठोको लाइक्स। इतनी देर में आवाज निकली जग गया। अब कुछ हमारी जैसी बात हुई है, अभी तक पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे थे। और तुमने तो एनर्जी पाने के लिए पता नहीं कैसे कैसे धोखे भी बना रखे हैं। अभी मैं आ रहा था तो देख रहा था, ये एक नया फैशन निकला है कि विवेकानंद के नाम पे कुछ भी उलझुल कोट डाल दो, उसके साथ में विवेकानंद की फोटो चिपका दो, और उसमें बहुत सारी, अभी अपने ही मन से वो कोट बनाते हैं, फोटो साथ में चिपकाते हैं विवेकानंद की, और वो सारी की सारी कोटेशंस ऐसी होती हैं पूरी तरह से अहंकार को, ईगो को बढ़ावा देते हैं। अभी क्या पढ़ा है, गिरो तो ऐसे गिरो जैसे एक बड़ा पेड़ गिरता है, जिंदगी में गिरो तो ऐसे गिरो जैसे एक बड़ा पेड़ गिरता है, कि गिर के भी अपना बीज धरती में स्थापित कर दो ताकि फिर खड़े हो जाओ और फिर लड़ो। अब मैं 99% आश्वस्त हूँ कि विवेकानंद ने इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया होगा, क्योंकि बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। वेदांती थे वो, जो भी कोई वेदांत समझता है वो ये सब बातें करेगा ही नहीं कि गिरो और खड़े हो और बीज और ये और वो। पर तुम मोटिवेट होने के लिए तुम्हें इन सब बातों का आसरा रहता है। ये सब समझ की दुश्मन है। हमने आज पहली बात ये कही कि ऊर्जा निकलती है समझ से। लेजीनेस अगर वास्तव में हटानी है तो समझ को जागृत करो, और तुम एक एक काम ऐसा कर रहे हो जिसमें नासमझी बैठी हुई है बिल्कुल गहराई से, तो तुम्हारे जीवन में कहाँ से आएगी ऊर्जा? एक क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आता है जिसमें तुमको वो जो क्वेश्चंस हैं वो बन रहे हैं। क्या तुमने पाया है कि तुम फटाफट करना शुरू कर देते हो? ऐसा ही होता है ना, तुम्हें पता है कि ठीक है, तुम ये सोचते भी नहीं कि एनर्जी कहाँ से लाऊं। क्या सोचते हो? तुम ये सोचते भी नहीं कि एनर्जी कहाँ से लाऊं, एक के बाद एक सवाल करे जा रहे हो मस्त होकर के। और ये दूसरा क्वेश्चन पेपर आता है, इसमें तुमको समझ में ही नहीं आ रहा। तो अगर 2 घंटे का एग्जाम है तो 2 घंटे काटे नहीं कटते हैं। कभी इधर मुड़ के देखते हो, कभी इसको परेशान करोगे कि साले तुझे ही बहुत आता है। कोई तुम्हारे जैसा मिल जाएगा हमझोली 0/0, तो उसको देखोगे ऐसे ऐसे करोगे, और बार बार घड़ी देखोगे 2 घंटे कटे किसी तरीके से, हाँ सो भी जाओगे। कहाँ से आई एनर्जी? समझ से। जब जानते हो तो ऊर्जा आती है, जब नहीं जानते तो ऊर्जा कुछ कहीं से नहीं आती। अभी तुम में से जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, जो ध्यान में है, क्या उनको कहीं से भी आलस प्रतीत हो रहा है? और जो सुन नहीं रहे, कोई हो एकाध, तो एक आध झपकी ले भी चुके होंगे। पैसा वसूल, और कुछ नहीं तो सोने को मिला, बढ़िया एसी चल रहा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इन्होंने शांति कर रखी है, सो। और देता हूं उदाहरण, कभी कोई प्रॉपर हॉलीवुड मूवी लगी हो, उसमें कभी जाके देखना कि कितने लोग सो रहे होते हैं, और उसकी तुलना कर लेना किसी देसी पिक्चर से। जब वो समझ में ही नहीं आती कि वो बोल क्या रहा है वहां पे, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं शुरू में, मैंने टाइटैनिक तक में लोगों को सोते हुए देखा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हाँ एक आध तो सीन वीन थे, उनके लिए आए थे, वो बीत गए तो सो गए।
हो गया काम, अब सो गए चित। और फिर इंटरवल आया तो उठेंगे काहे के लिए कि पॉपकॉर्न खाना है, तो जाएंगे पॉपकॉर्न लेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, फिर सो जाएंगे। समझ में ही नहीं आ रहा तो करें क्या भाई? जगह तो तब जब समझ में आए कि आसपास हो क्या रहा है। जब ये सब कुछ तुमको इनकॉम्प्रिहेंसिबल लगता है, तुम्हें इसका और छोर कुछ पता ही नहीं चलता, व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट, व्हाट इज एजुकेशन ऑल अबाउट, व्हाट इज करियर ऑल अबाउट, तो तुम्हारा मन यही करता है सो जाओ। उठो, जगो, जानो, इसका इस्तेमाल करो। नहीं आ रही बात समझ? आ तो रही है पर नींद भी बहुत आ रही है। हैं? इतना अद्भुत मौसम है मार्च का, ना जाड़े है ना गर्मी है। अभी सुबह सुबह धूप खिली हुई है, हम हैं जवान और आप यहाँ बैठ के सत्संग कर रहे हैं। कपड़े और गेरुआ जैसे डाल रखे हैं, फिर पूछ रहे हैं कि नींद आ रही है नहीं आ रही है। तुम दूसरी बार वर्षा से वही एनर्जी जो अलग अलग तरीके के बेहूदे थॉट्स में व्यर्थ जाती है, डिसिपेट होती रहती है, वही एनर्जी ध्यान बन सकती है। ऐसे समझ लो कि एक चैनल से पानी जा रहा है, आगे दो रास्ते हैं उसके पानी के जाने के। एक रास्ता अगर बंद कर दोगे तो सारा पानी क्या करेगा? दूसरे रास्ते से जाएगा ना। तुमने अभी दोनों रास्ते खोल रखे हैं, एक रास्ता है ध्यान का और दूसरा रास्ता है डिसिपेशन का। एक रास्ता है ध्यान का और दूसरा रास्ता है व्यर्थता का, खराब जाने का। तुम इसकी तो फिक्र ही मत करो कि मैं अटेंशन कैसे पाऊं, बस ये जो एनर्जी बर्बाद हो रही है अंड बंड कामों में, उसको बर्बाद होना रोक दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इंटरनेट पे बैठते हो तो देखो कि वहां पे कर क्या रहे हो, और कभी गौर किया कि बैठे बैठे 2 घंटे 3 घंटे ही बीत जाते हैं और पता ही नहीं चलता यहाँ पे करा क्या है इतनी देर तक। और खासतौर पे अगर वो वाली वेबसाइट खोली तो फिर तो और नहीं पता चलता। फेसबुक में घुसो, एक लिंक से दूसरा लिंक जाता है, एक से दूसरा घुसा, वहां उसका पूरा इतिहास पढ़ा, फिर वहां पे और लिंक थे, वहां घुस गए, उसका इतिहास पढ़ा पूरा, और समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। वो तो नहीं रुक रहा तुम्हारे लिए। बस ठीक उसी समय पे जग जाने की जरूरत है कि ये कर क्या रहा हूं। अरे ये बात समझ लो। कुछ लोगों को टीवी देखने की शायद आदत होगी, और उससे ज्यादा वेस्टफुल आदत कुछ हो नहीं सकती। कुछ लोगों को दोस्तों के साथ बहुत यारी निभाने की आदत होगी, और उससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कुछ हो नहीं सकता। बैठे हैं और चल रहे हैं अफसाने, हातिम ताई, अली बाबा, जिनका कोई मतलब नहीं। वो उससे पूछ रहे और उसने तुझे देखा आज? वो कह रहे पक्का नहीं है, 17.5 डिग्री तो नजर फिरी थी। बोल रहा मुझे लग रहा है 19.5 डिग्री थी। देख, अब 2 घंटे तक इस बात पे चर्चा होगी कि चितवन कितनी दूर तक फिरी थी। और इस पूरे चक्कर में जो तुम्हारा प्राइम टाइम है यूथ का, जब एनर्जी तुम्हें वास्तव में उपलब्ध है, ये बेकार जा रहा है। इसी को कबीर ने कहा है ना कि रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदले जाए। तो और कर क्या रहे हो? रात भर सोते हो, दिन भर खाते हो। खाने का मतलब क्या है? खाने का मतलब ये नहीं कि मुंह में ठूस रहे हो। खाने का मतलब आंखों से भी ग्रहण कर रहे हो, कान से भी ग्रहण कर रहे हो, मुंह से भी ग्रहण कर रहे हो, दिमाग को भर रहे हो। ये मतलब है खाने का, कि खाते ही जा रहे हो, भोग कर रहे हो सेंसेस का। दिन भर यही तो करते हो ना,
आंखें हैं तो शांत नहीं रहती हैं, लगातार लगातार घूमती रहती हैं, कुछ दिख जाए। कहीं इधर से एंगल बनाते हो, कहीं उधर से एंगल बनाते हो, कहीं छुप के देखना चाहते हो। कान है तो सुनने को बेताब रहते हैं, बताओ और भाई नई ताजी क्या है। कोई इतना भर आके बोल दे कि मेरे पास एक ताज़ा गॉसिप है, अब बिल्कुल वो देखो आंखें कहाँ घूम रही हैं। क्या खा रहे हो बेटा? इतनी देर में ब्रेकफास्ट कर लिया, पता नहीं बाहर से आ रहा था। तुमसे ही कह रहे हैं कबीर कि दिवस गवाया खाए, तो उधर वाले खिला रहे हैं, कुछ मेन्यू मेरे पास भी है, मैं भी उत्सुक हूं परोसने के लिए। समझ रहे हो? हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कौड़ी बदले जाए माने क्या? कि बेकार जा रहा है, जैसे कौड़ियों के भाव बेच दिया जन्म को। जन्म माने समय, अपने समय की तुम्हें कोई कदर नहीं है, उसे कौड़ियों के भाव बेच रहे हो। रात भर सोते रहते हो और दिन भर भोगते रहते हो, खाते रहते हो, और यही तुम्हारा जीवन है, सोने में और भोगने में व्यर्थ जा रहा है। फिर कहते हो कि एनर्जी नहीं, कहां से आएगी? इतना सारा खा लिया और फिर भोगने में लगे हो तो अजगर सी हालत रहती है, फिर पचाते रहते हो उसे। जो खाओगे उसे पचाओगे भी तो। खाओगे बिना पचाए रह जाओगे, तो दिन भर इधर से उधर से इंफॉर्मेशन लेते रहते हो, फिर उसे बैठ के पचाते हो, रात में उसी के सपने आते हैं। एनर्जी कहां से आएगी? नहीं बात जैसे नहीं। हल्के हो जाओ बिल्कुल। जब ये हल्का रहेगा बिल्कुल एनर्जी रहेगी, जब ये हल्का रहेगा तो उस हल्केपन का नतीजा होगा इंटेलिजेंस, समझ। जब ये क्लटर्ड रहता है, इसमें बहुत कुछ भरा रहता है, तो समझने की ताकत खत्म हो जाती है। और जो कुछ इसमें भरा जाता है, बोलना नहीं, बाहर से ही भरा जाता है। कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस तुमने लिखे थे। इसको जितना बाहरी प्रभावों से मुक्त रखोगे, ये उतना हल्का रहेगा। जितना हल्का रहेगा तुम उतने ज्यादा ऊर्जावान रहोगे। आ रही बात समझ में बेटा? इसको जितना हल्का रखोगे, जीवन में उतनी एनर्जी रहेगी। कभी देखा है, जो ट्रक है, हाईवे है, यहाँ पे ट्रक कैसे होते हैं? उनमें एक निश्चित लोड होता है जिसकी अनुमति रहती है कि इतना तुम टन लेके चल सकते हो। मान लो किसी ट्रक को, कोई खास मॉडल है, उसको 5 टन लोड ढोना अलाउड है, पर क्या करते हैं, जिन लोगों को थोड़ी खबर होगी वो जानते होंगे कि ट्रक वाले 5 टन की जगह कितना लेके चलते हैं? 60 टन, कभी 8 टन। और फिर कभी देखा उनमें से आवाज़ कैसी आती है? खास तौर पे अगर चढ़ाई हो तो फिर तो देखो। कभी फ्लाईओवर पे चढ़ता हुआ ट्रक देखा है? Yes, sir. और देखा होगा तुमने अक्सर कि फ्लाईओवर्स भी सबसे ज़्यादा वो बोल भी जाते हैं, और फिर लगता है जाम। तो कारण वही है कि हल्के नहीं है, हल्के नहीं। अनावश्यक रूप से फॉरेन चीज़ों को, बाहरी चीज़ों को अपने ऊपर भर रखा है। वो तो फिर भी ट्रक है, उसका काम है ढोना। तुम क्यों ट्रक बने हुए हो? तुम क्यों ढो रहे हो इन सब बाहरी प्रभावों को? हल्के हो जाओ ना, अपने मालिक बन जाओ। नहीं बनना। आप यहाँ से जाके तो देखिए, हम ट्रक नहीं तांगा बन के दिखाएंगे। मेरा तांगा ढोएगा 8 टन। हाँ, और घोड़े की जगह हम जुतेंगे। कलकत्ता में पहले चलते थे ऐसे रिक्शे जिसमें आदमी उनको लेकर के, तो हम वैसे ही हैं कलकत्ता के रिक्शे वाले, पुराने ज़माने के, कि खूब सारा लोड बांध रखा है पीछे और ले करके हाइशा। और फिर पूछते हैं एनर्जी क्यों नहीं? अब वो रिक्शा वाला जब घर पहुंचता होगा तो उसमें कुछ एनर्जी रह जाती होगी, आती होगी उसकी बीवी ले करके खाना, तो भी ऐसे मरी हुई हालत में, हाँ, हिला ही नहीं जा रहा। वो कह रही है खड़े हो जाओ, ये कह रहे हैं हिले तो ना खड़े होंगे। अब दिन भर जब इतना ढोया है तो कहां से ऊर्जा आएगी?
तांगे में सब तुम्हारे दोस्त यार परिवार समाज बैठे हुए हैं और तुम उनको ले करके ढोते जा रहे हो। कल्पना करो, सब आंखें बंद करो, देखो कितने सुंदर लग रहे हो, फटे हाल हो बिल्कुल, और पूरा पीछे समाज भर रखा है, जमाना भर रखा है, और उसको ले करके लगा रहे हो दौड़। और इतने दरिया दिल हो कि जो ही मिलता है उसी को कहते हो आजा बैठ जा, है ना, कहा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरे तांगे में बैठ जा। 1 टन लोड अलाउड है और तुमने 15 टन भर रखा है और अभी और भरते जा रहे हो, जो ही आता है उसी को भर लेते हो। इस लोड भरने का मतलब समझते हो क्या है? तुम अपने मालिक नहीं हो। कोई सामने से निकला, तुम में ये सामर्थ्य नहीं है कि तुम कह सको कि मैं तुझे नहीं देखना चाहता तो नहीं देखूंगा। फालतू ही देखे जा रहे हो, और देखने का मतलब है कि आंखों से वो घुस गया और कहां पहुंच गया, और दिमाग का लोड बढ़ गया। गाड़ी में बैठे हुए हो, गाड़ी जा रही है और तुम क्या कर रहे हो? तुम खिड़की से बाहर देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। होर्डिंग आ रहे हैं, जिन होर्डिंग से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, उन होर्डिंग्स को पढ़ते जा रहे हो। गाड़ियां आगे पीछे निकल रही हैं, उन गाड़ियों से कोई मतलब नहीं, उन गाड़ियों का नंबर पढ़ रहे हो। सड़क पे हरकतें हो रही हैं जिनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, उन्हें देख रहे हो क्या हो रहा है, और दिमाग पे बोझ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बेटा फैसला करो ना। आदमी को खाना चाहिए ना, पर एक कुर्सी उठा के थोड़ी खा जाओगी। दिमाग यूज करना पड़ेगा ना, इनको तो नहीं यूज करना पड़ेगा। हमें खाना चाहिए तो क्या ये कुर्सियां उठा के खा जाओगी? ये पंखा नोच नोच के खाना शुरू कर दो। आदमी खुद फैसला करता है ना कि क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित, किसका भोग करूं और किसका न करूं। तुम्हारे जीवन में कुछ है क्या ऐसा जो फैसला करता हो? क्या तुम कभी ये कह पाती हो कि तू जो कह रही है मैं नहीं सुनना चाहती, इसीलिए मैं यहां से जा रही हूं? सामने टीवी चलता है, तुम खड़े हो जाते हो और जो आ रहा है वो आ रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। क्या तुम्हारे भीतर कोई डिस्क्रिशनरी पावर है जो कहे कि मुझे इसका भोग नहीं करना, खत्म? तुम्हारी स्थिति ठीक वैसी ही है कि मेरे सामने जो भी पड़ रहा है मैं उसको खाती जा रही हूँ, खाती जा रही हूँ, खाती जा रही हूँ। मेरे भीतर ऐसी क्षमता ही नहीं कि मैं जान पाऊं कि क्या ग्रहण करना है और क्या ग्रहण नहीं करना। रेजिस्टेंस लेस हो। जैसे डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन क्या करता है? वो खड़ा रहता है और सबको आके उसमें अपना कूड़ा डालते रहते हैं। क्या डस्टबिन किसी से बोल पाता है कि मुझ में अपना कूड़ा मत डालो? हमारे दिमाग ऐसे डस्टबिन है, पूरी दुनिया आती है, हमने अपना कूड़ा डालती रहती है, डालती रहती है, डालती रहती है, और तुम में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मना कर पाओ कि नहीं। कोई आ करके तुम्हारी शर्ट पे जरा सा निशान लगा दे तो उससे लड़ोगी कि क्या तूने ये धब्बा लगा दिया, और तुम्हारे मन पे रोजाना धब्बे लगते रहते हैं और तुम उससे कुछ नहीं कहती, क्योंकि तुमको होश ही नहीं है कि धब्बे लग रहे हैं। तुम्हें होश ही नहीं है, तुम्हारा काबू ही नहीं है, ना इस पे ना इस पे ना इस पे। बात समझ में आ रही है? मन डस्टबिन बन चुका है। घर, परिवार, समाज, मीडिया, दोस्त, यार, शिक्षा, सब उसमें क्या डालते रहते हैं। कोई जरा सा आकर के तुम्हारे कूड़ा छुआ बस दे तो तुम उससे कितना लड़ोगे, और तुम्हें होश नहीं रहता कि तुम्हारे दिमाग को कूड़े से भर ही दिया गया है। आयरनी देख रहे हो सिचुएशन की? इसी कूड़े का नाम है फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। इसी से हल्का होना है। यही वो 10 टन का वो बोझ है जो तुम्हारी सारी ऊर्जा सोखे ले रहा है, सोखे ले रहा है। इसी से हल्के हो जाओगे तो लेजीनेस बिल्कुल नहीं बचेगी जिंदगी में। यही कारण है जो तुम्हें लेजी कर रहा है, इसी ने तुम्हें भारी कर रखा है। आ रही बात समझ में? अभी इसमें एक पेज है, वो पेज ये है कि तुम्हें कूड़े से प्यार हो गया है। तुम कूड़े को लव लेटर्स लिखते हो। तुमने कूड़े को बड़े प्यारे प्यारे नाम दे रखे हैं, रिश्ते, संबंध, कर्तव्य, दोस्त, यार, घर। उस कूड़े को तुमने बड़े प्यारे नाम दे रखे हैं, तो कूड़ा छोड़ा नहीं जा रहा। उठ रही है उससे बदबू, बिल्कुल भयानक। आसपास वालों की नाक भी सड़ रही है, पर तुमसे वो कूड़ा छोड़ा नहीं जा रहा, पवित्र कूड़ा। तो ऐसा ही है तुम्हारा, जैसे कूड़ा हो बिल्कुल, उसमें भयानक सड़ांध उठ रही हो,
और तुम उस पर रोज ला करके अगरबत्ती लगाते हो पूजा करके, और तुम्हारे अगरबत्ती लगाने से बदबू थोड़ी रुक जाएगी। पूजनीय कूड़ा। इशारा समझ रहे हो? जो बिल्कुल सड़ा हुआ है, जो बिल्कुल त्याज्य है, जिसको छोड़ ही देना चाहिए। बेटा आप फैमिली के नाम पे कर क्या रहे हो? आप देखो ना, आपके संबंधों का आधार क्या है? आपके संबंधों का आधार क्या है? समझो, इतनी जल्दी कूदो नहीं कि फैमिली को छोड़ देना चाहिए। तुमने जो पकड़ भी रखा है तो किस आधार पे पकड़ रखा है? तुम कहते हो छोड़ देना चाहिए, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुमने पकड़ तो रखा है, पर किस आधार पे पकड़ रखा है? तुमने इस आधार पे पकड़ रखा है कि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होती रहे। डर का आधार है और ज़रूरत का आधार है। और मैं कह रहा हूँ ये आधार तो उनके साथ भी अन्याय है जिनको तुमने पकड़ रखा है, क्योंकि प्रेम कभी बोझ नहीं बनता। तुमने प्रेम के आधार से नहीं पकड़ रखा, तुमने इन आधारों को पकड़ रखा है कि ज़रूरतें पूरी होती रहे, कुछ सहूलियतें बनी रहे, मन को एक सुरक्षा का आश्वासन रहे, मन को एक सुरक्षा का आश्वासन बना रहे। इन संबंधों का आधार बदलो। लोग वही रहेंगे जीवन में, पर जब संबंधों का आधार बदल जाएगा, जब वही संबंध जरूरत का संबंध होने की जगह प्रेम का संबंध हो जाएगा, तो फिर उसमें बोझ नहीं रहता। बात समझ रहे हो? लोग नहीं बदल सकते, संबंध तो बदल सकता है। नहीं बात समझ में आ रही? दो लोग वही है, पर उनके बीच में जो एक मतलब का संबंध है, उसकी जगह क्या प्रेम का संबंध नहीं आ सकता? तुम्हारे संबंध मतलबों के संबंध है, इसी कारण तुम्हारे मन पे बोझ है, इसी कारण हालत ऐसी है कि जीवन में कोई ऊर्जा नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। संबंधों का आधार बदलो, प्रेम को जानो, और प्रेम बेशर्त होता है। अपना मन बदल के, क्योंकि आधार तुमने ही बनाया है। सोसाइटी नहीं पूछने आती तुमसे कि तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बीच में क्या आधार है। ये आधार तुमने ही बनाया है, तुम्हारे डरे हुए मन ने बनाया है, और ये आधार बदलने की ताकत तुम में है। जो आधार तुमने अभी बना रखे हैं, मैं फिर से कहूंगा, ये आधार तो उस दूसरे व्यक्ति के साथ भी अन्याय है। मतलब सर ये तो पूरी सोसाइटी में मतलब इस तरीके से बनाता है कि आप मतलब चेंज करो, मतलब हर चीज को चेंज करो। बेटा हर चीज को देखने वाला कौन है? हर चीज को देखने वाला कौन है? तुम हो। ये कौन डिक्लेयर कर रहा है कि हर चीज ऐसी है? तुम कह रहे हो कि सोसाइटी में ऐसा नहीं बना होता। मैं कह रहा हूं तुम्हें सोसाइटी का पता क्या है? एक टेररिस्ट के आसपास की सोसाइटी कैसी होती है? एक टेररिस्ट के आसपास कैसे लोग भरे होते हैं? टेररिस्ट। तो उससे पूछो सोसाइटी में कौन होते हैं, तो क्या बोलेगा? टेररिस्ट। एक साइंटिस्ट के आसपास कैसे लोग पाए जाते हैं, तो उससे पूछो सोसाइटी कैसी है, तो क्या बोलेगा? एक बौद्ध भिक्षु है, उसके आसपास के समाज कैसा होगा, कौन लोग होंगे? तो उसको समाज में कैसे लोग दिखाई पड़ेंगे? बौद्ध भिक्षु। तो तुम अगर ये घोषणा कर रही हो कि आसपास के लोग सड़े हुए हैं, तो इसका अर्थ क्या है? क्योंकि तुम जैसे हो, तुम अपने आसपास वैसा ही समाज निर्मित कर लेते हो। बेटा तुम बदलो, समाज तुरंत बदल जाएगा। पर मन के लिए बड़ी कन्वीनियंट बात है कि हम क्या करें, समाज हम पे हावी है। मन के लिए बड़ा अच्छा बहाना है। मन के लिए ये एक बड़ा अच्छा बहाना है कि हम क्या करें, हम तो समाज के आगे बेबस हैं। तुम समाज को जानते कितना हो? तुम्हारी फोन बुक में कितने नंबर्स हैं? 500, 600, 800? तुम्हारे लिए यही समाज है ना? यही तो समाज है। वो नंबर्स किसने फीड किए फोन बुक में? तुमने। दोस्त जो तुम्हारे हैं वो किसने चुने? तुमने। ये समाज बनाया किसने तुम्हारे आसपास? तुमने। भाई तुम्हारे दोस्त अलग है और तुम्हारे दोस्त अलग है ना?
तो तुम्हारा समाज अलग हुआ, इसका समाज अलग हुआ। और अभी थोड़ा और दूर चले जाओ तो उनके समाज और अलग है। मेरा समाज तुम्हारे समाज से बहुत ही अलग है। तो मेरा समाज किसने बनाया? मैंने। तुम बदलो, समाज ऐसे बदल जाएगा। तुम्हारे आसपास वही लोग रहेंगे और उनसे वैसे ही संबंध रहेंगे जैसे रहने चाहिए। फिर बात समझ में आ रही है? देखो, 2-3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं संबंधों के। सबसे जो निचले स्तर के संबंध होते हैं वो संबंध होते हैं पूरी तरीके से मटीरियल, उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। चाहो तो इसको लिख लो। जो सबसे निचले तरीके का संबंध होता है वो होता है मटीरियल, जैसे लोहे और चुंबक का संबंध। उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। न लोहे को पता है वो चुंबक के पास क्यों जा रहा है, ना चुंबक को पता है कि लोहे को क्यों आकर्षित कर रहा है, पर संबंध फिर भी है। लोहा खींचा जा रहा है चुंबक की ओर, पर उसे कुछ पता नहीं। ये होता है सबसे निचले प्रकार का संबंध, जिसमें दोनों पक्षों में किसी को भी ठीक ठीक पता ही नहीं कि जो हो रहा है या हो क्यों रहा है। उससे ऊपर का संबंध होता है एनिमल बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, एनिमल रिलेशनशिप। जो एनिमल रिलेशनशिप होती है ये आधारित होती है भय और लोभ पर, ग्रीड एंड फियर। सबसे नीचे मटेरियल, उससे ऊपर एनिमल। एनिमल रिलेशनशिप ग्रीड एंड फियर पे आधारित होती है। ये एक मतलब की रिलेशनशिप होती है। इसमें इफ्स और बट्स बहुत सारे होते हैं। इसमें शर्तें खूब सारी होती हैं, कंडीशंस होती हैं खूब सारी। और ये पूरी तरह सिचुएशनल होती है। सिचुएशनल का मतलब एक स्थिति है तो ये संबंध रहेगा, वो स्थिति नहीं है तो वो संबंध नहीं ही रहेगा। और फिर इनसे ऊपर आती है ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप आधारित होती है सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर। और ये होती है पूर्णतया अनकंडीशनल, पूर्णतया अनकंडीशनल। इसमें शर्तें नहीं होती, इसमें शर्तें नहीं होती। अभी तुमको देखना है कि तुम्हारे संबंधों का आधार क्या है। अगर तुम्हारे संबंधों में डर और लालच मौजूद है तो पशुता के संबंध है। अगर जांचना चाहते हो कि तुम्हारे संबंध ह्यूमन रिलेशंस हैं कि नहीं हैं, तो बस ये देख लो कि कहीं उनमें शर्तें तो नहीं मौजूद हैं, क्योंकि प्यार में शर्तें नहीं होती। अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि तू मेरे लिए ऐसा कर नहीं तो अपनी दोस्ती खल्लास, तो बस समझ लो कि इसमें कहीं प्रेम नहीं है, ये एक एनिमल रिलेशनशिप है। अगर तुम्हें सुनने को मिलता है कि अगर तूने फलानी से शादी कर ली तो तू मेरा बेटा नहीं, घर से निकल जा, तो समझ जाना कि इस रिलेशनशिप में प्रेम कहीं था ही नहीं। क्योंकि जहाँ शर्तें हैं वहाँ प्यार नहीं हो सकता। फिर वहाँ लेन देन चल रहा है, व्यापार चल रहा है, प्यार व्यापार नहीं होता। फिर तुमसे ये कहा जा रहा है कि तू मुझे इस हाथ दे और उस हाथ ले, मैं तुझे पालूंगा, पोसूंगा, बड़ा करूंगा और बदले में तू मेरी ये सब शर्तें पूरी कर। समझ में आ रही है बात? जीवन जीने योग्य तभी है जब संबंधों का आधार क्या हो? प्रेम। उसके अलावा अगर कुछ संबंधों का आधार है तो तुम मरे बराबर ही हो। दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि चल रहे हो, फिर रहे हो, पर हो मरे बराबर। और ऐसे मरे हो जो टनों बोझ लेकर के चल रहा है, तांगा, भूलना नहीं। प्रेम में कोई बोझ नहीं होता, प्रेम बड़ा हल्का होता है, उसमें कोई बोझ नहीं होता। वो मन पे एक दबाव की तरह नहीं बैठा रहता, वो तो बल्कि तुम्हें दबाव से और मुक्ति देता है। वो तुम्हें बोझ से मुक्ति देता है, हर प्रकार की मुक्ति देता है। चाहे वो दो आदमियों के बीच का संबंध हो, चाहे आदमी और किताब के बीच का, चाहे तुम्हारे और इस वातावरण के बीच का संबंध प्रेम पे ही होने चाहिए। पर तुम्हारी किताबों से भी संबंध प्रेम के नहीं होते। देखो ना, तुम किताब के पास कब जाते हो? जब तुम डरे होते हो कहीं फेल ना हो जाओ।
एग्जाम की डेट शीट लग गई तब तुम जाते हो ना किताब के पास। तुम इस कारण तो किताब के पास जाते नहीं कि तुम्हें पढ़ाई से प्रेम है, या इस कारण जाते हो? तुम तो इसलिए जाते हो कहीं फेल ना हो जाओ। ये क्या है? ये डर है। तो तुम्हारा और तुम्हारी किताब का जो संबंध है वो डर का संबंध है, और यही कारण है कि तुमको कभी भी पढ़ाई में एक्सीलेंस नहीं हासिल हो पाती, क्योंकि जो भी संबंध डर पे आधारित होगा उसमें कभी एक्सीलेंस नहीं रहेगी, उसमें सिर्फ एक बोझ रहेगा और आलस रहेगा। किताब पढ़ते हुए आलस आता है ना, यही कारण है। किताब पढ़ते हुए आलस इसी कारण आता है क्योंकि तुम में और किताब में प्रेम नहीं है आपस में। बात आ रही है बड़े समझ में? आ रही है?